वंदे मातरम छात्रों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान से ठीक है संसाधन एवं विकास पाठ से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं जो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं, जो आप में को परीक्षा में ठीक है सफल बनाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चन आंसरों को ठीक है प्रश्नोत्तरी को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इनको हम लिखेंगे भी। तो हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, हम पाठ ये पढ़ चुके हैं, हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इनके क्वेश्चन आंसर, जो कि है संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। मतलब कि हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो कि उपलब्ध है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमारी जितनी भी आवश्यकता हैं उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी संसाधनों को ही ठीक है सभी वस्तुओं को ही हम संसाधन कहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हमने पढ़ा था ठीक है पाठ में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है दो प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्या है छात्रों? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब इसके बाद आगे तीसरा क्वेश्चन है जो हम उसे पढ़ेंगे, जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं या जैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन, अब इसका आंसर है वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। अब जैव संसाधन कौन से? देखिए, जो जैव मंडल से मिलते हैं, यानी हमारा जो जैव मंडल है उस जैव मंडल में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण जैसे जैव मंडल में पाए जाने वाले मनुष्य है, वनस्पति हैं, मछलियां हैं, प्राणी जात यानी जिनमें प्राण होते हैं, वह सभी प्रकार की जातियां इसी जैव संसाधन में आते हैं, और पशु संसाधन आदि। अब हम पढ़ेंगे अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन तो समझ में आया कि जो जैव मंडल में जैव मंडल में जो उपस्थित हैं, यानी जिनमें मतलब प्राण होते हैं, जो जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, ये सभी संसाधन आते हैं जैव संसाधन के अंदर। अब हम देखेंगे चारवां क्वेश्चन, अजैव संसाधन से क्या समझते हैं। देखिए छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो अजैव संसाधन से क्या समझते हैं। वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, मतलब जिनमें श्वसन करने की, सांस लेने की, वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, निर्जीव यानी जिनमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं होता है, वह संसाधन कहलाते हैं अजैव संसाधन। उदाहरण के लिए दिए गए हैं मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि, ये संसाधन कहलाएंगे अजैव संसाधन। यानी वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, वही संसाधन कहलाते हैं अजैव संसाधन। अब हमने देखिए पाठ में पढ़ा हुआ था, ठीक है, नवीकरणीय योग्य संसाधन का क्या मतलब है। हमने नवीकरणीय संसाधन पढ़ा था, अनवीकरणीय संसाधन भी पढ़ा था। तो नवीकरणीय संसाधन में हमने मतलब उसका नाम होता है नवीकरणीय, यानी जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, वो कहलाता है नवीकरणीय। तो हम आंसर देखेंगे, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। यानी हम उन संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर हम उनको पुनः भी प्राप्त कर लेते हैं, पुनर्चक्रण कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे संसाधनों को
नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, यानी मैंने बैटरी चार्ज की है, वो खत्म हुई, ठीक है, अब फिर दोबारा हम उसको चार्ज करके उसका उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन से हम फिर दोबारा उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। जल, ठीक है, जीव जंतु आदि, ये संसाधन आते हैं नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। अब हम आगे पढ़ेंगे 6वां क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है, अनवीकरण योग्य संसाधन का क्या मतलब है। अनवीकरण यानी जिन संसाधनों का हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं और फिर दोबारा उन्हें नवीन नहीं किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे संसाधन कहलाते हैं अनवीकरण संसाधन। तो आंसर देखें, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन को अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ये जो हैं एक बार प्रयोग होने के बाद ये समाप्ति हो जाते हैं, उन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। और धातुएं आदि। अब 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से क्या समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी पढ़ चुके थे हम लोग। वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है, यानी वे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यानी जो मतलब हमारे सभी देशों से मिलकर के कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, जिनका लेखा जोखा मतलब वही संस्थाएं रखती हैं, यानी इनका संबंध इन देशों में, ठीक है, शांति स्थापित करना, उन्हें सुविधाएं देना होता है, बल्कि इस पर एक देश का कोई अधिकार नहीं होता है। ये संस्थाएं सभी देशों के सहयोग से मिलाकर के चलाई जाने वाली संस्थाएं होती हैं। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो, इन पर नियंत्रण जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर ही होता है। इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, इनको समझेंगे तो समुद्री क्षेत्र का हम उदाहरण लेंगे। किसी भी देश की तटरेखा, मतलब किसी भी देश की तटरेखा है, ठीक है, समुद्र का जो किनारा देखा है, समुद्र के किनारे से 200 किमी तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है। उसके आगे के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आता है। यानी हम लेंगे हमारा जो देश है, भारत देश है, उसके जो किनारे पर समुद्र है, ठीक है, समुद्र तट है, उस समुद्र तट से लेकर के 200 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है, 200 किमी तक, तो उसी देश का नियंत्रण होता है उस समुद्र पर। लेकिन जब इसको छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके आगे वाला जो समुद्र होता है उस पर उस देश का हक नहीं रहता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था हैं उसी का हक होता है, ठीक है, और वही उस पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभावी संसाधन। संभावी यानी संभावना। तो अब हम देखेंगे इसका आंसर, किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, मतलब संभावना है, वहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे संसाधनों को कहा जाता है संभावी संसाधन। उदाहरण के लिए दिया गया गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की मात्रा अधिक है, यहाँ पर संभावना है, ठीक है, यहाँ पर इनको प्राप्त किया जा सकता है। अब भंडार से क्या समझते हैं, ठीक है, भंडार, तो भंडार मतलब जिनको हम भविष्य के लिए बचा करके रखते हैं, ठीक है, जो हम कह रहे हैं यानी भविष्य में बचा करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उन्हीं को कहा जाता है भंडार। तो आगे देखें, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। मतलब संसाधन है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके उपयोग करने के लिए अभाव है हमारे पास, तो ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं, ठीक है संसाधन और उनका उपयोग नहीं कर पा रहे, वो रखे हुए हैं, तो उन्हीं को कहा जाएगा भंडार। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन, हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए
उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे देश के लिए एक प्रकार से भंडारण है। अब देखिए, इसको समझेंगे हम अच्छी तरह से। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत, हमेशा, निरंतर। पोषणीय मतलब मजबूत करना, ठीक है, अच्छा बनाना। विकास, ठीक है। अब इससे हम क्या समझते हैं? अगर देखिए, इसका मतलब कि अगर हमें किसी भी प्रकार का विकास करना है तो हम विकास करेंगे। अब विकास हम इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। कुछ हमें बातों को ध्यान में देना चाहिए कि हमारा विकास का विकास हो जाए और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो संसाधन हैं उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। तो इसे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास, यानी हमारा विकास का विकास हो जाए और हमारे पर्यावरण में उपस्थित जो संसाधन हैं उनको किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचे, यानी उचित तरीके से हम इन संसाधनों का प्रयोग करके ही विकास कर पाएंगे। तो अब आगे देखें इसमें, जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे और भविष्य की ज़रूरतों की अनदेखी ना हो तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन नहीं है, छूट गया है। हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? अब संसाधनों का जो संरक्षण है वो संसाधन है उनका संरक्षण क्यों जरूरी हो गया? ठीक है, मतलब इसलिए हम भी कुछ सोचेंगे, ठीक है, हम सभी सोचेंगे कि क्यों जरूरी है। अब यही जरूरी है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कि हमारे पास बहुत ही कम होती हैं, ठीक है, और कम होने के कारण अगर हम उनका जल्दी से उपयोग कर लेंगे तो आगे भविष्य में हमारे लिए नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मतलब हमें उन वस्तुओं को अपने भविष्य में प्रयोग के लिए, ठीक है, अभी भी हमारा काम चले और भविष्य में भी बचे रहे, ठीक है। तो इस भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें संसाधनों को बचा करके रखना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका जल्दी से उपयोग कर देंगे तो वो हमारे पास से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें उनको भविष्य में उपयोग में लाने के लिए बचा करके रखना चाहिए, ठीक है, जिससे हम उनका आगे उपयोग कर सकें। तो इसका आंसर पढ़ेंगे। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही हैं। यदि उनके अनाधुंद इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। भू संसाधनों के तौर पर पहाड़ पर एक टिप्पणी लिखें। पहाड़ पर अब हमें एक टिप्पणी लिखना है, ठीक है, भू संसाधनों के तौर पर। तो अब हम देखेंगे इसका आंसर। भारत की कुल भूमि का 30% पहाड़ों के रूप में है। भारत की जो कुल भूमि है उस भूमि का 30% तो पहाड़ है। हमारे जो भारत का क्षेत्रफल था, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें से 30% में हमारे भारत में पहाड़ है। तो भारत की कई नदियों का उद्गम इन्हीं पहाड़ों में है, ठीक है। हमारे भारत में जो नदियां हैं तो उनका उद्गम ज़्यादातर देखेंगे तो हम पहाड़ों से ही हुआ है। जैसे आपने गंगोत्री से, यमुनोत्री से, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है इनका मानसरोवर झील से, ठीक है, इनका उद्गम हुआ था। नर्मदा नदी, ठीक है। अब आगे देखेंगे। पहाड़ों के कारण ही 12मासी नदियों की में जल का प्रवाह बना रहता है। नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसमें भी ये पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है, कि जो पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ हैं वो बहती हैं तेज गति से और अपने साथ कुछ मिट्टी लाती हैं बहा करके और वो मैदानों में छोड़ देती हैं। तो वो मिट्टी क्या कहलाती है, ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखें और बताएं उस मिट्टी का नाम क्या होता है।
और मैदानों का निर्माण करती हैं। इन नदियों से मिलने वाला पानी हमारे खेतों की सिंचाई करता है। इन्हीं नदियों से हमें पीने का भी पानी मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारे पहाड़ों की आवश्यकता। यानी 30% जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों से नदियाँ निकली हुई हैं और वो नदियाँ अपने साथ चलो मिट्टी बहा करके लाती हैं। ठीक है, मिट्टी बहा करके लाती हैं, तो उसी मिट्टी से हमारे, ठीक है, जो कृषि की पैदावार बढ़ती है और जो उसका पानी होता है वो जल होता है, ठीक है, नदियों का, वो सिंचाई के लिए उपयोगी है और भी यातायात के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, और भ्रमण के लिए भी वहाँ पर अच्छे अच्छे घाट बनाए हुए हैं, तो इनके लिए वह नदियाँ उपयोगी हैं। अब हम 14वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। भू संसाधन के रूप में मैदान पर एक टिप्पणी लिखी है। अब भू संसाधन के रूप में हमें मैदानों पर भी एक टिप्पणी लिखना है। तो आगे देखें, भारत की कुल भूमि का 43% भाग मैदान के रूप में है। ठीक है, भारत का 30% पहाड़ में हो चुका है। अब 43% भाग है जो भूमि का, वो मैदानों के रूप में है। तो मैदान की भूमि समतल होती है। कैसी होती है? समतल। जो हमारा उत्तरी मैदान है, ठीक है, वह कैसा है? समतल है। और इसलिए अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए अनुकूलित होता है। जिस पर आर्थिक क्रियाएं अनेक की जाती हैं उनके लिए यह अच्छा ही उपयोगी होता है। मैदान की जमीन खेती के लायक होती है। मैदान होते हैं जो उनकी ज़मीन होती है वो खेती के लायक होती है अच्छे तौर तरीके से। इसमें हल, ट्रैक्टर, ये बैल, वो हल, ट्रैक्टर, मशीनें, ये सभी प्रकार से चलाई जा सकती हैं और सिंचाई भी अच्छे तरीके से की जा सकती है। इसलिए यह सिंचाई के खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसलिए मैदान में घनी आबादी होती है। ठीक है छात्रों, ये हमने बताया था कि ठीक है, जो मैदानी भाग है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर घनी आबादी क्यों रहती है। मकान और कल कारखाने भी समतल भूमि में आसानी से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखेंगे। भू निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? ठीक है, यानी भूमि घटती जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है, किस कारण से वो घटती जा रही है? तो भूमि का पहले तो सोचेंगे हम, भूमि का अनुपयोग करेंगे, भूमि का अच्छे तरीके से प्रयोग ना करेंगे, मकान बनाते जाएंगे, बंजर करते जाएंगे भूमि, ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, तो कुछ खेतों के बीच में जो बंदी बनाई जाती हैं उन बंदियों में छूट जाती है कुछ भूमि, पशुचारण में भी छूट जाती है भूमि, वनों में छूट जाती है भूमि, रोडों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो रोड बनाने से उसके आसपास की भी भूमि छूट जाती है। इसी कारण से भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। तो हमें उतना ही उपयोग करना है उसका जो कि हमारे लिए लाभदायक हो। भूमि निम्नीकरण के कुछ मुख्य कारण हैं वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन यानी खुदाई, यानी जहाँ पर खुदाई होती है कोयले की कारखानों के लिए और अनेक वस्तुओं की खुदाई होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि खुदाई करने के बाद खदानों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, जो कि वो भूमि वहाँ पर कुछ काम की नहीं रहती है और हमारी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। बताया ज़मीन का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं तो उसमें कुछ बंदियों के लिए टुकड़ा छोड़ दिया जाता है, तो उस भूमि का निम्नीकरण होता है। अब हम 17वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा के गुणों का वर्णन। जलोढ़ यानी सबसे अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जो, उसका वर्णन करेंगे हम, उनके गुणों का कि उसमें क्या क्या होता है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, तो उसमें हम अलग अलग पढ़ लेंगे। जलोढ़ मृदा में सिल्ट, रेत और मृत्तिका विभिन्न अनुपातों में पाई जाती है।